हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है आपका 29 फरवरी को। कब है? 29 फरवरी को। ये 2022 का बोर्ड एग्जाम का पेपर था। इस पेपर को मैं दिखाने वाला हूँ कि ये कैसा पेपर आपका था और इससे आप एनालिसिस करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका पेपर कैसे बनेगा, क्योंकि हम पुराने सालों का पेपर का सोल्यूशन देखते हैं, तभी हम इसका मैं पूरा सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ। ठीक है, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब जो आपका क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है 2023 से, कि 20 बहुविकल्पी आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके लिखने के लिए आएंगे। पहले क्या होता था? पहले ऐसे सिस्टम नहीं होता था, बहुविकल्पी थोड़ा कम आते थे और लिखने के लिए ज़्यादा आता था। तो अब थोड़ा सा आराम आपको मिल चुका है, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं कि पेपर थोड़ा सा चेंज होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेट था 824 बीपी। देखो, ये किसी लड़की का नाम था, यहाँ पे किसी गर्ल्स के नेम का था और रोल नंबर यहाँ पे लिखा था। इसको मैंने हाइड कर दिया क्योंकि हाइड करना ज़रूरी था। ठीक है, ऐसे नहीं, इसकी चीज़ों को रिवील नहीं करना चाहिए आपको। तो ये था आपका रोल नंबर, सारा कुछ। तो आपको वहाँ पे ऐसे ही लिखना पड़ेगा और ये सिग्नेचर कर देते हैं वहाँ के टीचर आपकी पेपर में, कि आपने पेपर लिया, आपका ही पेपर आपके हाथों में, किसी दूसरे का तो नहीं ले रखा है आपने। तो ये चीज़ करने के लिए वो चेक कर देते हैं। ये आपको मालूम होगा, पहले इतने इतने खंड होते थे, 3 घंटे 15 मिनट का समय होता, 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो अभी भी दिया जा रहा है। चलिए हम अपने स्टार्ट करते हैं। तो खंड खा, जो खंड खा होता था, पार्ट ए होता था, वो आपको विज्ञान गणित के लिए होता था। तो गणित के लिए होता था। देखिए, इस सवाल मैंने पहले से सॉल्यूशन करवा चुका हूँ इस पेपर का। ये दोबारा सॉल्यूशन दे रहा हूँ ताकि आपको दोबारा भी बोर्ड एग्जाम में जाते वक्त कोई गड़बड़ी ना हो पाए। तो सबसे पहले देखेंगे गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या को आप समझते हैं आर होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या है? आर। फोकस दूरी चाहिए। तो आपको एक सूत्र मालूम होगा, एफ बराबर आर बटे 2, आर बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पे से आप यदि आर की जगह पे 30 रख देंगे ना, तो बटे 2 हो जाएगा। 30 में यदि 2 का भाग दे देंगे तो 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं यहीं पर सॉल्यूशन सबको दिखाने वाला हूँ। तो अब देखिए, किसी वस्तु का आभासी सीधा बड़ा प्राप्त करने के लिए, सीधा भी प्रतिबिंब, बड़ा भी प्रतिबिंब और आभासी भी प्रतिबिंब के लिए उस उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। देखो, हमें बड़ा भी चाहिए, आभासी भी चाहिए। अगर उत्तल लेंस के सामने हम रखेंगे, किसके लेंस? कौन सा लेंस? आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के सामने अगर कुछ भी रखते हैं आप, तो क्या होगा? आपको मालूम होगा कि उत्तल लेंस के सामने आप प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। प्रतिबिंब आपको जब भी आप रखेंगे, किसके किसके बीच में? फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना है, अनंत पर रखना है, या आपका लेंस और प्रकाशित केंद्र के प्रथम मुख्य अक्ष के बीच में रखना है। तो कहाँ पे रखने पर ये आपको ये बनेगी? तो आपको मालूम होगा, ये देखिए हम ले लेते हैं, ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, इसी में हम ले लेते हैं किरण। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा, यहाँ पे F1 होता है, यहाँ पे F2 होता है। आप इसको और दूसरा भी नेम दे सकते हैं, ये F1 है और ये भी F2 है। तो आप कहाँ पे रखेंगे कि, और यहाँ पे आपका पी बिंदु है, कहाँ पे रखने पर आपको ये प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़े बनेगा। तो आपको मालूम होगा कि जब यहाँ से और यहाँ के बीच में, देखो ये F1 था, तो यहाँ और यहाँ के बीच में जब रखते हैं ना, तो ये प्रतिबिंब हमारा आभासी बनने लगता है। क्या बनने लगता है? आभासी बनने लगता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आभासी बनेगा और सीधा भी बनेगा, बड़ा बनेगा। जब भी आभासी बनेगा तभी प्रतिबिंब हमारा कैसे बनता है? सीधा बनता है। और जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो हमारा क्या क्या बनता है? तो हमारा प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनने लगता है। ठीक है, आभासी होगा तो सीधा बनेगा। तो यहाँ पे रखेंगे किसके बीच में? फोकस लेंस की प्रकाशित केंद्र, प्रकाशित केंद्र यही है आपका, और मुख्य, प्रथम मुख्य फोकस अक्ष के बीच में। ये प्रकाशित केंद्र और फोकस अक्ष के दोनों के बीच में अगर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही जवाब हो जाएगा, कि यहाँ पे रखने पर आपको क्या मिलेगा? ये अनंत पर बनेगा, आपका प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बड़ा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कब बनेगा? जब आपको यहाँ पे रखेंगे आप इसको। ठीक है, अपनी वस्तु को। अब ऐसे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर, ये आपका ग नंबर है। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। वैद्युत ऊर्जा किसका मात्रक है? वोल्ट है या वाट है? वैद्युत ऊर्जा का मात्रक या किलोवाट है या किलोवाट घंटा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा, चौथा। किलोवाट घंटा आप वैद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है, इसकी वैल्यू बताइए किलोवाट घंटा की। 1 किलोवाट घंटा का जो वैल्यू होती है 3 × 10⁶। ठीक है, तो 10 की घाते कितना हो जाएगा? 10 की घाते आपका 6 हो जाएगा सही जवाब। जूल होती है, इतनी जूल आपकी क्या होती है? इस 1 किलोवाट घंटा का मीनिंग होता है। 1 किलोवाट घंटा का जो आपका मान होता है, 1 किलोवाट केजी वाट घंटा का जो मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। अगर इसको और लिखना चाहेंगे तो 3 × 6 10⁵ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी जूल लिखा जाता है, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा रहेगा, 5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर घ को।
क्वेश्चन नंबर घ भी आपको देख लेना है। देखिए विद्युत धारा को मापने के लिए आपको मालूम है अमीटर का यूज़ करते हैं। ये ऐसे लगा होता है, आपके जो परिपथ होता है उस परिपथ में ऐसे लगा होता है अमीटर, ठीक है। अमीटर आपको लगा होता है, तो उसी अमीटर से हम विद्युत धारा को मापेंगे। देखो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल था, तो ये भी देख लेंगे कैसे आपको इंग्लिश में भी दिया था, ठीक है। जिसको जैसे सॉल्व करना वैसे सॉल्व कर लेगा। अब देखो इसमें तो ये केवल 4 वैकल्पिक थे जो कि आपके भौतिक विज्ञान के थे। ऐसे न्यूमेरिकल भी आपके 4 ही होंगे। एक अवतल दर्पण के सामने इतनी दूरी पर एक वस्तु को रखा था, आपको मालूम वस्तु की दूरी मिल गई है। यदि दर्पण का फोकस दूरी 13 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। देखो बिल्कुल आसान, दर्पण की स्थिति भी मालूम चल चुकी है और फोकस दूरी मालूम चल चुकी है, तो आपको वी का मान निकालना है, तो वी का मान आप निकाल लेंगे। क्लियर में बात? तो इतना छोटी छोटी चीज़ें आपको दी जा रही है, तो केवल आपको ये निकालना प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति कैसे होगी, ठीक है। और श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे करेंगे, इसको कैसे समझाएंगे। आप देखिए श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है आपका, यह ऐसे होता है। आप प्रिज्म लेंगे, प्रिज्म में से आप इसको गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में व्यक्त होता है ना, इसको हम बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। तो उसी विबग्योर को आपको यहाँ पे डिनोट करना है और बताना है कि कैसे कैसे हुआ ये, ठीक है। और ऐसे वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की परिभाषा देना तथा इसके मात्रक लिखने हैं। तो दोनों की मात्रक मैं बता दे रहा हूँ कि इसके मात्रक होते हैं वोल्ट, ठीक है। वैद्युत विभव की भी, वैद्युत विभवांतर की भी। अब मैं एक अंतर बता देता हूँ कि वैद्युत विभव क्या होता है, एक जगह पर स्थिर रहता है, ठीक है। और वैद्युत विभवांतर क्या, 2 जगहों पर जो विभवांतर होता है 2 जगहों पर होता है, उनके बीच में जितना अंतर होगा ना 2 विभवांतरों के बीच में, उसी को वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। इसको डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं, इसको केवल वी से, ठीक है। विभवांतर और आपका विभव में केवल इतना ही अंतर है, ठीक है। कि ये क्या होता है, विभव का अंतर होता है। विभव बहुत सारे होते हैं, उनका अंतर होता है। यहाँ पे केवल एक ही विभव होता है, वही फिक्स वैल्यू होती है। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके थे। ऐसे ही गा नंबर के बाद डायरेक्ट इंग्लिश दे दिया, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका एंड हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखो, दूरदृष्टि दोष को आपको तैयारी कर लेना है और आकृति भी बना लेनी है। दूरदृष्टि दोष में कैसे कैसे आकृति बनती है। और इसके बाद देखो, एक वस्तु को इतनी दूरी आभासी प्रतिबिंब का लेंस के ऊपर आरेख खींचना। देखो यहाँ पे आपका किरण आरेख आ रहा, तो आप आराम से इसको कर लेंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और मैं कहता हूं कि जब भी आपको करने को मिले कि आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है और एक लिखने के लिए, ये लिखने के लिए दिया गया है, ये आपको सवाल दिया गया है, तो आपको सवाल ही करना है। इससे पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। इसमें कितना भी लिख दो आपको, वो टीचर मार्क्स पूरे देता ही नहीं है आपको, ठीक है। तो आप मेरे कहना ये मान लेना कि अगर आपको आ रहा हो, ये नहीं है, देखो ये नहीं आ रहा तो इसको किसी तरह से बना कर लिख दो, इसको लिख देना चाहिए, ठीक है। बट अगर ये आ रहा तो इसी को करना है, क्योंकि भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, बट टाइम तो इसमें लगेगा ज़्यादा लिखने में। इसमें तो हल करेंगे, केवल लिखना, वैल्यू वैल्यू लिखनी है, कौन सा घना करके लिखना है उसमें। तो ये सवाल आपको पहले कर लेना, ठीक है। सवालों को पहले कर लेना है। ऐसे देखो, ये देखो आपका दोनों सवाल बने हैं, खा नंबर और गा नंबर, सॉरी खा नंबर का अथवा सिस्टम दिया गया है। एक तार के सिरों का इतना विभवांतर इतने एम्पियर प्रवाहित की जाती है, तब प्रतिरोधकता का मान चाहिए था। आपको यहाँ पे सूत्र ये लगाना है, आर बराबर रो ले, क्या है, रो ले। ये आर बराबर क्या होता है, रो एल ए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एल बटे, तो हम बोलेंगे इसको आर बराबर रोले, आर बराबर रोले। तो आर आपका प्रतिरोध का मान है, प्रतिरोध का मान कहाँ पे दिया गया है, ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ये वाली दी रही है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल की जगह एरिया की जगह रख देंगे। आपको वोल्ट दिया गया है, यहाँ पे रख देंगे। और आई दिया गया, धारा दी गई है, तो धारा यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि आर बराबर क्या सूत्र होता है, वी बटे आई, ठीक है। और आपकी 3 मीटर दूरी के अनुप्रस्थ काट की तार की लंबाई है, तो यहाँ पे आपकी लंबाई 3 मीटर रख देंगे, तो आपकी ये प्रतिरोधकता का मान आपको आ जाएगा, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन आपका तीसरा है, प्रतिरोध R1 + R2, R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए आपको सूत्र निकालना है, ठीक है। ये सूत्र लिखना नहीं है, सूत्र आपको निकालना है। नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत मोटर का सिद्धांत का कार्य विधि बताना 7 मार्क्स का हुआ करता था, बट अब ये 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन हट चुके हैं सारे। अब छोटे छोटे क्वेश्चनों में इसको पूछा जाएगा, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, विद्युत मोटर है, विद्युत जनित्र है, विद्युत डायनेमो है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये न्यूमेरिकल भी आपका 7 अंक का न्यूमेरिकल है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन 7 अंकों में दे दिएगा। 2 बल्ब है, इसके वाट का, तो एक दूसरे कितने अंकित करते हैं, तो इसको आप खुद से सॉल्व करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट जो आपका बी हो जाएगा, जो कि केमिस्ट्री का होगा, रसायन विज्ञान का। अब ये पूछा जा रहा है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता आपकी 4 होती है। क्यों होती है, कार्बन के चारों ओर केवल 4 ही हाइड्रोजन लगाए जा सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा, CA3PO4 का होल ट्वाइस होता है आपका किसका सूत्र, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र। ऐसे ही ये क्वेश्चन दिया गया रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है ये आपको बताना है। तो पहले देखो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हो रहा है, BaCl2 लिखा, H2SO4 की अभिक्रिया करवाइए। देखो यहाँ पे से क्या हुआ, Ba का ये आपस में ऐड हो गया है, इसको अपने इसने ले लिया, तो ये हुआ ठीक है, और इसने क्या किया, इसको ले लिया ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये आपके निराकरण अभिक्रिया हो गई, जिसे आप प्रतिस्थापन भी कहते हैं, निराकरण अभिक्रिया ठीक है। ये निराकरण अभिक्रिया भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही कहते हैं उसको ठीक है। यहाँ पे तो देखो इन दोनों में क्या किया, इसने इसकी गर्लफ्रेंड को ले लिया, दोनों के पास गर्लफ्रेंड थी, बट इसने क्या किया, इसकी गर्लफ्रेंड को ले लिया, इसने इसकी गर्लफ्रेंड को ले लिया ठीक है। तो ये होता है आपकी प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों में आपस में क्या कर लेते हैं, एक दूसरे में बांट लेते हैं। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन में क्या है, देखो कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताना है आपको, और ये क्या है, अपचायक और ऑक्सीकारक और अपचायक कारण देते हुए बताइए ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ का उदाहरण देते हुए लिखिए, मतलब अपचायक पदार्थ कौन कौन से इस अभिक्रिया में, और उसका उदाहरण भी बताना है आपको ठीक है। और कास्टिक सोडा प्लास्टिक ऑफ पेरिस में उपयोग बताना है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं दो उपयोगिताओं को बताना है ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको हो गया। ऐसे ही देखो आपका IUPAC नेम आपका आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी थोड़ा सा लर्न कर लेंगे, देख लेंगे एक बार जाके। तो ये हो गया 8वां क्वेश्चन। देखो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे करेंगे ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है। देखते हैं हम कि इसको अभिक्रिया करवाते हैं, इसको अभिक्रिया करवाएंगे तो केवल और केवल H की जगह पे ये हट के रिप्लेस कर देगा, तो ये हो जाएगा C2H5ONA ठीक है। ये आपका सूत्र हो जाएगा इसका। और ऐसे ही तुम्हारे सूत्र और भी होते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं चलिए हम। और अभिक्रिया क्या है, आपकी अभिक्रियाएं हैं कि MnO4 की उपस्थिति में आपको अभिक्रिया करवाना है किसकी, देखो ये आपका CH3COOH है, इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड, क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, NaOH से। तो आपका बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा CH3, क्या बनेगा, CH3COONA, क्या बनेगा, COONA, ये Na कैंसिल हो गया और बचेगा प्लस H2O बनेगा ठीक है। तो ये आपको अभिक्रिया रट लेनी है, याद कर लेनी क्या क्या हुआ। अब देखिए CH3COOH प्लस H2H5OH का इसको अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपकी अभिक्रिया करवाने के बाद बनने वाला है आपका सांद्र, इसको भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ बनेगा एस्टर, एस्टर का सूत्र होता है आपका CH3COOC2H5 और प्लस आपका जल आपको निकल जाएगा, इसको बोलते हैं एस्टर, क्या बोलते हैं, एस्टर बनेंगे। यहाँ पे आपकी नंबर 3rd में। अब क्रिया नंबर 4th देखो, 4th में क्या किया हमने, C2OH5 को और OH को आपको ले लिया, एथिल अल्कोहल कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, KMnO4 की उपस्थिति में करवाएंगे तो क्या बनेगा आपको, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या बनेगा इसमें डी नंबर को। और यहाँ पे देखो ये आपका C2H5OH है, इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ऐसे देखो यहाँ पे अगर ये अभिक्रिया नहीं आ रही तो आप इसमें लिख भी सकते हैं, सदाती श्रेणी क्या होता है, दहन प्रक्रिया क्या है, स्टरीकरण। देखो स्टरीकरण का सूत्र पहले से दे रखा है, ये इसी को लिख देंगे, स्टरीकरण अभिक्रिया की टिप्पणी हो जाएगी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया की टिप्पणी लिखने के लिए आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी। तो ये थे आपके क्वेश्चन। ऐसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर गाकू। पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर सी आपका बायोलॉजी का होता है। देखिए आपका जो फिजिक्स होता है वो आपका कितने मार्क्स का होता है, 25 नंबर का होता है। आपका जो केमिस्ट्री होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का होता है। और जो आपका वो होता है आपका बायोलॉजी, वो भी आपकी कितनी मार्क्स होती है, 25 25 25 50 मार्क्स, 50 20 70 मार्क्स, तो आपका 70 मार्क्स का हो जाता है ऐसे ही। तो क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है, तो आपका क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा जो होती है ना उसको अवशोषित करता है ठीक है। अब देखो क्लोरोफिल यही तो होता है ना, फोटोसिंथेसिस ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जब होता है क्लोरोफिल वहाँ पे होता है, तो प्रकाश ऊर्जा को अपनी ओर ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है ठीक है। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम, तो जो हमारे जो जैव विकास है वो चार्ल्स डार्विन जी ने किया था, जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादित किया था वैज्ञानिक का नाम था उनका, क्या नाम था उनका, डार्विनवाद था ठीक है, चार्ल्स डार्विन था, क्या नाम था, चार्ल्स डार्विन।
जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले थे। ठीक है, इन्होंने प्रतिपादित किया था। इसके बाद देखो, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो आपका अंडाशय से मिलता है या प्लेसेंटा से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलेगा या वक्र से या फेलोपियन ट्यूब से मिलेगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, प्लेसेंटा से आपका ये मिलता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। देखो भ्रूण क्या लिखा है, भ्रूण आपका पोषण कहाँ से मिलेगा? प्लेसेंटा से मिलेगा। ये आपको माइंड में रख लेना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आ सकता है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है? देखो फफूंद हो गया। देखो समपोषी क्या होते हैं? जो लोग विषमपोषी वो होते हैं जो जंतु होते हैं। ठीक, जैसे मनी प्लांट आपका पौधा हो गया, ये आपका स्वयंपोषी होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? सारे के सारे विषमपोषी होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। ये स्वयंपोषी होता है, ये खुद से ही अपना भोजन बनाता है क्योंकि एक प्लांट है। ठीक है, तो प्लांट जितने भी होते हैं पौधे, वो सब खुद से ही भोजन बनाते हैं, खुद से ही अपना पोषण करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? फोर्थ नंबर। ठीक है, घ नंबर का। ऐसे देख लीजिए, इसके भी जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, तो जैसे डायफ्राम क्या है, डायफ्राम क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। यदि आप डायफ्राम के बारे में बताएं तो 1 नंबर मिलेगा, कहाँ पाया जाता है इसके बारे में बताएं तो 2 नंबर मिलेगा। एक एक नंबर मिला के 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये लिखा है पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म का उदाहरण देकर समझाइए। और विषमपोषी पोषण क्या है, इनका उदाहरण दीजिए। देखिए अभी मैंने दिखाया कि विषमपोषी पोषण क्या होते हैं? जो स्वयं से भोजन नहीं बनाते हैं वही विषमपोषी पोषण होते हैं। स्वयंपोषी पोषण क्या होते हैं? जो स्वयं से भोजन बनाते हैं। तो उसका उदाहरण दे देना आप, इसका पपीता, क्रीम, फफूंदी, ईस्ट, इन सभी का एग्जाम्पल दे देना यहीं पर। सेम सब क्वेश्चन तो है ना, एग्जाम्पल के लिए केवल आपको 1 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर लेना, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सारे रिपीट कर रहे हैं आपके। मानव में के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना। नर जनन तंत्र होता है, उसका आपको नामांकित चित्र करना है। और ये आवृत्तिबीजी या एंजियोस्पर्म पुष्प के स्त्री केसर अनुदैर्ध्य काट का एक नामांकित चित्र बनाना है। नामांकित मतलब नाम भी लिखना और चित्र भी बनाना है। केवल यहाँ पे चित्र बनाना, उसके बारे में कुछ भी बताना नहीं है। ठीक है, केवल चित्र बनाने हैं। अगर चित्र बनाते तो 4 अंक मिलते हैं, 4 अंक मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखो ये आपका ग नंबर क्वेश्चन यहाँ पे भी 4 अंक का ही है, बट यहाँ पे कंडीशन ये कि किन्हीं 2 का संक्षिप्त टिप्पणी देना है। यहाँ पर भी 2 का है, 3 दिए गए हैं, 2 का टिप्पणी करना है। ठीक है, ये जैसे वक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक संसाधन, उसके बारे में किन्हीं 2 के बारे में आपको दे देना है। अथवा अगर ये नहीं आ रहा, मान लीजिए आपको तो ये आ रहा, तो आप इसमें से क्या लिख दे सकते हैं? 2 का देना है। वसी श्वसन या मानव हृदय में रुधिर प्रवाह या वन प्रबंधन, इसके बारे में देना है जानकारी। अगर ये दे देंगे तो आपको मार्क्स आपके मिल जाएंगे। अब देखिए, आवृत्तिबीजी एंजियोस्पर्म पौधों में नर के जनन अंगों का वर्णन करना है। ठीक है, वर्णन करना है। इसके लिए आपको कितने अंक दिए जाएंगे? 7 अंक दिए जाएंगे। या मानव लिंग निर्धारण का विस्तार में व्याख्या करना है, इसके लिए भी आप करते हैं तो इसके लिए भी आपको कितने अंक दिए जाएंगे? इसके लिए आपको 7 अंक दिए जाएंगे। दोनों में से किसी एक को ही करना है। तो इस प्रकार ये आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छी तरीके से कर पाएँ तो मैं एक तरीका और बताता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको कॉपी लिखना है। ये आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ भी जानकारी मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।